तो मित्रों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपको पूरा मैंने मैप के माध्यम से कौन कौन सी बोलियां कहाँ बोली जाती है, कौन किसका मिश्रण है, सब बेसिक चीजें समझाई थी। अब हम आगे नोट्स के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। तो शुरू के जो पेज हैं, 2-3 पेज हैं, वो कंप्लीट हो गए थे। अब आगे पढ़ते हैं। तो मारवाड़ी बोली के बारे में, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जालोर, नागौर, सिरोही, यानी लगभग पश्चिमी राजस्थान की तरफ का जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है? मारवाड़ी में आता है। इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। ये आपको मैंने वैसे भी समझाया था कि जो वेस्टर्न है, पश्चिमी जो राजस्थानी है, उसका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। तो पश्चिमी राजस्थान से मतलब यहाँ एक प्रकार से मारवाड़ी से है। तो मारवाड़ी का या पश्चिमी राजस्थानी का कह लो, साहित्यिक रूप जो है वो क्या कहलाते हैं? डिंगल। जैन साहित्य, मीरा के अधिकांश पद, राजियरा सोरठा, बेली किशन रुक्मणीरी, ढोला मारवण, मुमल इत्यादि रचनाएं कौन सी भाषा में रचित है? मारवाड़ी भाषा में रचित है। तो यह आपसे क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है, कुछ ग्रंथ वगैरह हैं वो कौन सी भाषा में रचित हैं, या कहाँ किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो या कौन सी बोली में है। जैसे मैंने सूर्यमल मिश्रण का आपको बताया, हाड़ौती जो है, हाड़ौती बोली उसके अंतर्गत आती है वो, तो उनकी रचनाएं उस बोली में है। राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें मेवाड़ी बोली के बारे में आपको पता चलेगा। ये जो मेवाती है उसमें लाल दासीर वो जो संप्रदाय वगैरह हम पढ़ेंगे, तो वहां का साहित्य जो है मेवाती का वो उस मेवाती में रचा गया, वो लाल दासीर जो चरणदासी संप्रदाय। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मीरा के अधिकांश हैं, राजियरा सोरठा, ये सब जो हम साहित्य के नाम लिखेंगे कौन सा किसके द्वारा रचित हुआ। अब जैसे राजियरा सोरठा है, किसके द्वारा रचित है? कृपाराम जी के द्वारा। बेली किशन रुक्मणीरी, ये जो बीकानेर के कवि थे पृथ्वीराज राठौड़, उनके द्वारा रचित। तो ये ढोला मारवण, मूमल इत्यादि रचनाएं कौन सी भाषा में है? मारवाड़ी भाषा में रचित है। शुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसके बाद इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है? मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, बीकानेरी है, डटकी है, थल्ली है, खेराड़ी है, नागौरी है, देवड़ा वाटी है। ये देवाड़ा नहीं, देवड़ा वाटी है ये। देवड़ा वाटी, गोड़वाड़ी इत्यादि ये सब किसकी उपबोलियां मानी जाती है? मारवाड़ी की बोली जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ी के बारे में। तो उदयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसी बोली का प्रयोग किया गया है। किसका? मेवाड़ी का। और है ये किसकी उपबोली? तो मारवाड़ी की उपबोली है। इसके बाद में देखिए आती है बागड़ी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो है वो प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से वहां, और गुजरात का प्रभाव जो है वो अधिक देखने को मिलता है बागड़ी में, क्योंकि वही है दक्षिण राजस्थान में है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का तो है ही टच, तो गुजरात का प्रभाव अधिक है। गुजरात ने जो गियरसन है, जॉर्ज अब्राहम गियरसन, उन्होंने इसे भिल्ली बोली कहा है। और कुछ जो भिल्ली बोली है उसको इसके सहायक बताते हैं बागड़ी की। और गियरसन जो है इन्होंने पर्टिकुलर इसे भिल्ली बोली कहा है, क्यों भील वगैरह भी रहते ही हैं तो बोल दिया होगा इन्होंने। देवड़ावाटी ये सिरोही क्षेत्र में। गोड़वाड़ी जालोर की आहोर तहसील से पाली के बाली तक। और एक ग्रंथ आता है बिसल देव रासू, ये जब मैंने आपको अजमेर के चौहान पढ़ाए थे उसमें विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव भी कहा जाता था, तो बिसल देव रासो रचना की गई थी। वही बिसल देव है ये, उसी बिसल देव के नाम पर। किसका है वैसे बिसल देव रासो? नरपति नाले का है ये, नरपति नाले का बिसल देव रासो। तो ये कौन सी बोली की रचना है? ये गोड़वाड़ी के अंदर की गई रचना है। अब ये फैक्ट है और ये आपको याद करने होंगे, बार बार रिपीट कीजिएगा, एक दो बार में याद नहीं होंगे। तो बोली कहां से है? जालोर की आहोर से पाली के बाली तक, और बिसल देव रासो इसी बोली की रचना मानी जाती है। इसके बाद में आती है ढूंढाड़ी, जयपुर, किशनगढ़, टोंक और अजमेर के पूर्वी भागों में। तो मुख्य रूप से जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, बाकी जैसे किशनगढ़ है, टोंक है, अजमेर के पूर्वी भागों में वगैरह ये है। गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रयोग जो है या इसका प्रभाव जो है यहां ज्यादा देखने को मिलता है ढूंढाड़ी में।
यानी गुजराती का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, मारवाड़ी का प्रभाव भी देखने को मिलेगा और ब्रज भाषा का प्रभाव भी मिलेगा। संत दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं ज्यादातर किस भाषा में है? इसी में ही, ढूंढाड़ी में। ढूंढाड़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख जो है वो 18वीं सदी में 8 देश गुजरी पुस्तक के अंदर मिलता है। यह पॉइंट आप ध्यान में रख लेना। यह फैक्ट इतना ही था क्या कि ढूंढाड़ी का बोली के रूप में जो प्रयोग है, देखिए ढूंढाड़ क्षेत्र तो बहुत पहले से कहते थे, लेकिन ढूंढाड़ी का बोली के रूप में प्रयोग जो है, सबसे पहले उल्लेख जो है, प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? 18वीं शताब्दी के अंदर 8 देश गुजरी नामक पुस्तक है, उसके अंदर इसके बारे में बोली के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, ढूंढाड़ी का। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती इत्यादि। ये सब इसकी क्या मानी जाती है? उपबोलियां मानी जाती है। तो तोरावाटी जो है ये जयपुर के उत्तर की तरफ, मैंने आपको मैप से याद करवाया था, जयपुर का उत्तरी भाग, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर का दक्षिण और दक्षिण पूर्व, तो वो तोरावाटी। पूर्व की ओर राजावाटी, और ये जो सवाई माधोपुर का पश्चिम और टोंक का दक्षिण और पूर्वी भाग, वहां नागरचोल। जयपुर का दक्षिण काठेड़ी और जयपुर का दक्षिण पश्चिम है चौरासी। सबसे पहला है तोरावाटी, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग और जयपुर का उत्तरी भाग। इसके बाद है राजावाटी, कहाँ है? तो जयपुर के पूर्वी भाग में। नागरचोल सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग और टोंक जिले का दक्षिणी और पूर्वी भाग। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में और चौरासी जयपुर का दक्षिण पश्चिमी और टोंक का पश्चिमी भाग। तो ये सब आपको मैंने मैप के माध्यम से याद करवा दिया था, और जो लास्ट क्लास थी, और जब मैं ये चीजें यहाँ रिपीट कर रहा हूं तो आपके माइंड में वो मैप को देखते हुए आना भी चाहिए कि कैसे आपको पूरा उसके माध्यम से ये चीजें समझाई, और आपको मैप के माध्यम से ही इन चीजों को याद करना होगा, वरना वही है, बार बार आपके कंफ्यूजन है, आप इनको रट्टा लगा के याद नहीं कर सकते, क्योंकि वही बार बार जो जिले हैं उनके नाम रिपीट होंगे, तो वही जिले हैं। लेकिन आपको मैप से इस तरीके से अगर दिमाग में सेट करके याद करोगे, ये तोरावाटी ऊपर, फिर पूर्व की ओर ये ऐसेर ऐसेर, और इस प्रकार से, तब जाकर के ये चीजें आपको अच्छे से याद होगी। इसके बाद में आता है हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ी की इसको उपबोली माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी बोली के अंदर है, किसमें? हाड़ौती में। किसकी उपबोली मानी जाती है हाड़ौती? ढूंढाड़ी की उपबोली मानते हैं। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग जो है वो सबसे पहले केलोग की जो हिंदी ग्रामर है इसमें किया गया था 1875 में। ये एक फैक्ट दिया गया है, जैसे ढूंढाड़ी का बोली के रूप में सबसे पहले प्रयोग 8 देश गुजरी, आपने पुस्तक का नाम देखा, वैसे ही हाड़ौती का बोली के रूप में जो प्रयोग है, भाषा के रूप में जो प्रयोग है, वो सबसे पहले केलोग की हिंदी ग्रामर जो है उसमें किया गया था 1875 में। तो ये ध्यान रख लेना, एक फैक्ट है। इसके बाद में हम बात करते हैं मेवाती के बारे में। मुख्य रूप से अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। मेव जाति की बहुलता के कारण ये मेव प्रदेश कहलाता है। मेव मुसलमान है, आप देखते हैं वहां हमने जो किसान आंदोलन है उसमें पढ़ा था, मेव किसान आंदोलन, तो उस समय वो चीजें वही है, वही स्थान है, वही एरिया है। इसके बाद में है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है कौन? मेवाती। तो ये पॉइंट ध्यान में रख लेना, राजस्थानी और जो पश्चिमी हिंदी, उनके मध्य सेतु का काम करने का कार्य कौन सी भाषा करती है, बोली है? तो वो मेवाती है। लालदासी और चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस बोली में है? इसी मेवाती में। प्रभाव किस चीज का है इस पर? तो ब्रज भाषा का प्रभाव इस मेवाती पर दिखाई देता है। इसके बाद है अहीरवाटी, तो राठी भी कहा जाता है इसको। अभीर जाति का क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र अहीरवाटी या हिरावल कहलाया जाने लगा। यह क्षेत्र राठ भी कहलाता है, अतः बोली जो है वो क्या कहलाती है? राठी। जोधपुराज का हमीर रासो, नीम राणा के राजा चंद्रभान सिंह चौहान का दरबारी कवि, शंकर राव का भीमविलास और अली बख्शी ख्याल लोक नाट्य, ये हम पढ़ेंगे, लोक नाट्य के अंदर अली बख्शी ख्याल आ जाएगा। तो ये अलवरकार, ये इसी साइड के हैं सब। तो ये कौन सी बोली के अंदर, कौन सी में रचनी गए? तो वो है अहीरवाटी के अंदर, वो सब इसी बोली में है। फिर से सुनिएगा,
मुख्य रूप से अलवर की तरफ है। ये बहरोड, मुंडावर तहसील और कोटपुतली का उत्तरी भाग, और कुछ हरियाणा के हिस्से, दिल्ली का दक्षिणी भाग। तो आपको तो थोड़ा राजस्थान वाला स्पेशली ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील वाला भाग। तो अभीर जाति का क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र अहीरवाटी कहलाया या हीरावल, और यह क्षेत्र राठ क्षेत्र भी कहलाता है, इसलिए यहाँ की बोली राठी कहलाती है। यह अहीरवाटी को ही राठी कहते हैं। जोधराज का हमीर रासो, देखिए हमीर रासो दो लिखे गए हैं, एक तो सारंगधर का है। तो सारंगधर का तो जो है ये काफी पहले का है, जब हमीर देव चौहान होता है, 1301 की बात है वो, रणथंभौर का शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय। उसके कुछ एक समय बाद में सारंगधर ने किसकी रचना कर दी थी, इसकी हमीर रासो की। और ये जोधराज तो है, ये तो 18वीं शताब्दी के आसपास का है। तो नीमराणा के राजा थे चंद्रभान सिंह चौहान, उनका दरबारी कवि था जोधराज, और इसने हमीर रासो की रचना की। किसमें, इसी अहीरवाटी में। शंकर राव का भीमविलास ये जो है, और अलीबख्शी ख्याल लोकनाट्य सब किसमें रचे गए हैं, इसी अहीरवाटी में। अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली का उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक और दिल्ली का दक्षिणी भाग, यह सब स्थानों पर कौन सी बोली जाती है, अहीरवाटी। तो ये सब आप ध्यान में रख लेना, जब भी उससे थोड़ा सा उलझाना होगा तो वो सब चीजें देगा कि कहां नहीं बोली जाती, तो ये सब नाम दे देगा, और कोई नया नाम जोड़ देगा जहां ये नहीं बोली जाएगी। अब इसके बाद में एक आती है खेराड़ी। तो खेराड़ी कहां बोली जाती है, तो शाहपुरा में, ये मैंने आपको बता दिया। किस किस का मिश्रण है, मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का और हाड़ौती का, इन तीनों का मिश्रण मानी जाती है खेराड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आती है मालवी। तो ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, वही एमपी वाला, इधर का कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ का जो मालवा की तरफ का हिस्सा है। और मारवाड़ी और ढूंढाड़ी की विशेषताएं हैं किसमें, मालवी में। कर्णप्रिय और कोमल भाषा मानी जाती है। तो ये देखेगा। उसके बाद ये आती है रांगड़ी, ये भी मालवी की उपबोली के रूप में मानी जाती है। सहायक बोली, इसी का ही पार्ट, ये सब नाम लिखे आते हैं। तो ये है मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण, ये वही मालवा वाला ही क्षेत्र है। कुछ थोड़े 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 क्षेत्रों में रांगड़ी बोली जाती है। ये तो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, जबकि मालवी है मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना आप। कर्कश बोली मानी जाती है रांगड़ी, और मालवा के मुख्य रूप से जो राजपूत हैं उस क्षेत्र में, उनमें बोली जाती है रांगड़ी, मुख्य रूप से मालवा के राजपूतों में। तो कैसे याद करोगे, मालवी में मालवी नाम नहीं है, यह ध्यान में रखना। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, ये राजस्थान में मेन तो दो ही है, क्योंकि जो हाड़ौती है वो भी ढूंढाड़ी की बोली है। तो मेन रूप से आप मारवाड़ी और ढूंढाड़ी मानो। तो मालवी, मालवा क्षेत्र किसका है, तो दो ही मेन मान लेना, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, इन दोनों का मिश्रण कौन सी है, मालवी। और रांगड़ी जो है वो क्या, तो एक तो मालवी होगी ये, और एक अलग से मारवाड़ी। तो इसका मिश्रण मानी जाती है। ये आया हुआ भी है, कुछ समय पहले किसी परीक्षा में आया था कि रांगड़ी किसका मिश्रण है, मालवी और मारवाड़ी का। इसके बाद आती है निमाड़ी, यह मालवी की उपबोली मानी जाती है। इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। तो ये कई बार पूछ लेता है, दक्षिणी राजस्थानी किसको कहते हैं, निमाड़ी को। ये प्रतापगढ़ के पूर्वकार, ये इस तरफ का थोड़ा थोड़ा जो क्षेत्र है वही मालवा वाला पार्ट आ जाएगा। कुछ एक भागों में निमाड़ी बोली जाती है, कुछ गांवों में। और निमाड़ी के अंदर गीत भी बड़े अच्छे हैं, आप सुनिएगा कभी यूट्यूब वगैरह पे, मेरे नहीं, जो निमाड़ी लोग हैं जो गीत गाते हैं वहां। तो यूट्यूब पे कई वीडियो हैं निमाड़ी गीत। तो निमाड़ी बोली में जो गीत हैं बड़े मीठे मीठे लगते हैं सुनने में, बड़े अच्छे गीत होते हैं। और निमाड़ी जो है उस पे गुजराती और भिल्ली का प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्रज की। तो ये भरतपुर, धौलपुर, अलवर, ये इस क्षेत्र वाला, मथुरा वाला जो क्षेत्र है, इधर की ब्रज है। शेखावाटी, सिक्कर चूरू, झुंझुनू, किसका प्रभाव, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है किस पे, शेखावाटी पे। ये एक मैप है, ये बनाया है, इसको आप देख लेना, थोड़ा सा आपको सुविधा रहेगी। हालांकि सब चीजें इसमें लिख देते तो ये थोड़ा सा मिक्स सा हो जाता। तो ध्यान में रख लेना, यहाँ वाला जो जालोर के आहोर से जो है पाली के बाली तक, तो उधर गोड़वाड़ी हो जाएगी, ये मारवाड़ी है, ये शेखावाटी जयपुर में,
यहाँ ये तोरावाटीर ये सब हो जाएगी। इधर ये खेराड़ी है, ये मेवाड़ीर, हाड़ोतीर, मालवीर, ये मेवातीर, अहिरवाटीर, बरजर। तो ये आपका भाषा वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको बताए हैं, बाकी खुद तो आपको पढ़ना ही है। एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड ले लेना। कल्चर के अंदर कोई ज्यादा इधर उधर भागम भाग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो वो चीजें इनमें नहीं है। ये फैक्चुअल ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यही है, बार बार इनको पढ़ते रहो। और एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड, उससे क्या होगा, कुछ फैक्ट बचे कुचे फैक्ट जो होते हैं वो आपके साथ में सब जो है वो हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये राजस्थानी भाषा का उद्भव ध्यान में रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं 5 मिनट में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा इस चैप्टर में से। और 90% चांस ये है कि आपको जो मैंने यहां कंटेंट समझाया है इसमें से आ जाएगा। बाकी तो 10% तो देखो कोई ऐसी है नहीं कि बस इसी में से आएगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। बाकी भी तो आप चीजें तो थोड़ी बहुत होती है, पूछने को पूछ लेगा। तो कोई भी एक गाइड देख लेना एग्जाम के अकॉर्डिंग। काफी कुछ चीजें तो मैंने आपको समझा दी है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी के गुजर अपभ्रंश से मानी जाती है। यह पॉइंट हो गया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा के विकास को निम्न प्रकार से बताया है। आर्य भाषाएं, इससे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से पाली और संस्कृत। फिर आगे पाली और संस्कृत, पाली से शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, ये सब पाली से निकली। शोरसेनी प्राकृत से निकली है गुजरी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश, और गुजरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी का विकास हुआ, गुजराती का विकास हुआ। गुजराती हमारे काम के नहीं, हमारा है राजस्थानी। तो राजस्थानी के भाषा का विकास किससे हुआ? गुजरी उपभ्रंश से। ये किससे थी? शोरसेनी प्राकृत। ये किससे थी? पाली से। पाली किससे थी? ये वैदिक संस्कृत से। इसके बाद गुजरी अपभ्रंश मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी, शोरसेनी अपभ्रंश एल पी टेसिटोरी, नागर अपभ्रंश जॉर्ज अब्राहम गियरसन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा का विकास, गुजर अपभ्रंश 11वीं से 13वीं शताब्दी, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी, मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं और आधुनिक राजस्थानी 18वीं से अब तक। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में किया था। उद्योतन सूरी ने कुवल्य माला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें से एक मरु भाषा भी है। मरु भाषा से मतलब जो मारवाड़ी है, लेकिन उसने पर्टिकुलर कुवल्य माला में मरु भाषा के लिए टर्म कौन सी यूज की है, क्या वर्ड लिखा है उसने? तो मरुवाणी नाम से लिखा है। तो ये ही पूछा गया है, आप इसको भी याद रखना। कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में और अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया। भरतेश्वर बाहुबली घोर ये वज्रसेन सूरी ने लिखा। भरतेश्वर बाहुबली रास ये सालिभद्र सूरी ने लिखा। ये राजस्थानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीनतम यह माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली घोर। जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी और हाड़ौती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती, अहिरवाटी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी रांगड़ी और दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी भीली। तो ये सब ध्यान में रख लेना। आप रखो तो कोई इतना जरूरी तो हालांकि ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब इतना समझाया है तो इनको भी याद रख लेना। 5 उपशाखाएं बताई, ये नाम महत्वपूर्ण है। फिर बाद में जो साहित्यकार और वगैरह थे उन्होंने कहा भाई क्यों फालतू में 5 पंगे कर रहा है, कभी ये सीधा से बताना कि एक पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, 2 भागों में बांट दो। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। और बाकी ये मुख्य मुख्य बोलियां ये हो गई, और बाकी मैंने आगे से यहां से आपको इस वीडियो में समझा दिया। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, बार बार पढ़ें, बार बार समझें। 2 बार, 4 बार, 5 बार, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपका इन चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि यही इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो दूसरे प्रश्नों से आपको लीड करते हैं, यानी आगे रखते हैं। अब वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन का, आप जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक था, तो वो तो 99% विद्यार्थियों का सही होगा। तो वो क्वेश्चन मेरिट नहीं बनाते, लेकिन ये भाषा, साहित्य, लिटरेचर, ये सबको पढ़ने में मुश्किल आती है और ये ही मेरिट बनाने का काम करते हैं।
तो मैं जैसे जैसे बताता हूं मेरे अकॉर्डिंग चलें, मेरे हिसाब से ही तैयारी करें। मैं जिस तरीके से कहता हूं कि ये पढ़ना है, इसके साथ ये भी पढ़ लेना, ये देख लेना, इसको ऐसे पढ़ना, तो उसको वैसे ही किया करो। ये आपकी सफलता का, मैं जो बताता हूँ वो एक सफलता का मार्ग बताता हूँ कि भाई इस रास्ते चलते जाओ चलते जाओ। अब चलना नहीं चलना किस पर है, वो आप पर है। तो आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नया टॉपिक आएगा, इसके आगे से इससे जुड़ा हुआ ही है, साहित्य लिटरेचर से ही जुड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।